हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आज फिर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। आज भी 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, अब तक हम 220 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। आज हम करेंगे 221 से लेकर 240 प्रश्नों पर, यानी कि आज भी 20 प्रश्नों पर ही बात होगी। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपको ऐसे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के बना के कि जो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से कहीं से भी किसी भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं आपको थोड़ा रटना नहीं है, इनको लिखना है, नोट करना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, अगर आपको शब्दों का ज्ञान होगा और आपको पता होगा अच्छे से तो जल्दी हो जाएगा। तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि हर आंसर को आप नोट करते जाएं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर हम अभी लिखते रहेंगे साथ ही साथ तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होती। हम सोचते हैं बाद में लिख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अब वीडियो तो है ही तो फिर बाद में देख लिया जाएगा। तो अगर अभी कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। लिखते रहिए आप, जो मैं आंसर बता रही हूँ ज्यादा बड़े नहीं होते, एक दो शब्दों के आंसर होते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, आप अगर अब तक आपने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने देखा है जो कुछ डिसेबिलिटीज न्यू ऐड हुई हैं, जो कंडीशंस, तो उनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए आप, 221, क्वेश्चन नंबर 221। विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? या आ जाएगा उस देश का नाम जहां विशेष शिक्षा की जड़ें प्रस्तुत है या विशेष शिक्षा की जड़ें पाई जाती है या मौजूद है। तो विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? हम आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई मॉडल पेपर लास्ट ईयर का ले लीजिए, आप कोई भी एक सॉल्व पेपर देख लीजिए, तो हर उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से, तो आप उसको पढ़ लीजिए। विशेष शिक्षा की ऐतिहासिक जड़ें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यूरोप में। आप नोट कीजिए इसको, यूरोप में। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, 222। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222, एक दिव्यांग व्यक्ति के अभिभावक के माता पिता को आय या कर में कितनी छूट मिलती है? यानी कि एक दिव्यांग व्यक्ति के या छात्र के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अभिभावक यानी कि माता पिता, उसके अभिभावक जो माता पिता है, उनको इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है? उनके आय के कर में कितनी छूट मिलती है? तो मिलती है दोस्तों 40,000 की, 40,000। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, वो क्या करते हैं अपना इनकम टैक्स से एक जिस भी एनजीओ में ले लीजिए, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, जहां बच्चा उनका कोई भी ट्रेनिंग ले रहा है या एजुकेशन ले रहा है, वहां से एक लेटर बना के दे दिया जाता है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं भी एक एनजीओ में काम करती थी, तो वहां से भी ऐसा कई सारी चीजें होती थी। तो क्या होता था, उनको उस लेटर के माध्यम से 40,000 तक छूट मिल जाता था इनकम टैक्स में। ठीक है, तो 40,000 की छूट मिलती है। उसके बाद देखिए 223, इंसेफ्लाइटिस बीमारी मुख्यतः किस अंग पर प्रभाव डालती है? सबसे पहले तो आप इस बीमारी को देख लीजिए। इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है, हमने पढ़ा था इसको, अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों पढ़ लो। डीएड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे सभी दोस्त टीचर्स हैं, सभी विशेष शिक्षक हैं, तो सबने डीएड में पेपर फर्स्ट में देखा होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा जब हमने फ्राइजल एक्स सिंड्रोम वगैरह पढ़ा था उसमें, तो उसमें हमने देखा था, और एक ये कंडीशन भी हमने पढ़ी थी। तो इंफ्लेटिस बीमारी मुख्यतः किस अंग पर प्रभाव डालती है? तो वह डालती है मस्तिष्क पर, शिशु के मस्तिष्क पर। नोट कीजिए इसको, हाथ के हाथ नोट करते जाइए साथ में ही।
उसके बाद क्वेश्चन देखिए 224, 224 प्रश्न देखिए दोस्तों। ऑक्सीजन के बिना स्नायु कोशिका लगभग कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? यानी कि अगर ऑक्सीजन ना मिले तो जो हमारी स्नायु कोशिकाएं हैं, सेल जो है, वो कितने समय तक जीवित रह सकती हैं? तो लगभग 5 मिनट तक। लगभग 5 मिनट तक। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रश्न देखिए 225, क्वेश्चन नंबर 225। श्रवण दोष वाले बच्चों में कौन सा विकास में देरी पाई जाती है? कौन सा विकास देरी से हो पाता है या नहीं भी होता है? अब देखिए दोस्तों, श्रवण दोष बताया है हमने। श्रवण दोष की जगह आपको श्रवण अक्षमता भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन आपने क्वेश्चन का देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। यहां पर आ जाए ना कि श्रवण दोष वाले बच्चों में कौन सा विकास नहीं होता है। श्रवण दोष से हमने सबसे पहले श्रवण पढ़ लिया, यानी कि सुनने का विकास। अब जब सुन नहीं पा रहा है तो उसके साथ कौन सा विकास नहीं हो पाएगा? भाषा विकास। ठीक है। अब इसमें पूछ लिए श्रवण दोष वाले बच्चों में कौन से विकास देरी में पाए जाते हैं, ठीक है, या कौन से विकास में देरी पाई जाती है, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, श्रवण दोष वाले बच्चे, जब हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, अगर छोटा बच्चा देख लीजिए, जैसे जैसे डेवलप होना शुरू होता है, सबसे पहले क्या है, 3 महीने में बच्चा सोशल स्माइल करना सीख जाता है, हल्का सा मुस्कुराना सीखता है, या किसी भी साउंड को सुनकर उस पर क्या है, एकदम से रिएक्ट करता है, गर्दन घुमाता है, चौंकना होता है, उसका बहुत सारे रिफ्लेक्सेस एक्टिव होते हैं। तो उस टाइम पर साउंड जब आता है ना बच्चे के अंदर, धीरे धीरे किसी चीज का साउंड आ रहा है, कोई चुटकी दे रहा है, हंस रहा है, तो बच्चा उस चीज को देख के प्रतिक्रिया करता है। जब बच्चे के अंदर साउंड नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले जब भाषा विकास विकसित होता है, सबसे पहले बच्चा सोशल स्माइल करना सीखता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा उस माइलस्टोन के अकॉर्डिंग, बच्चा जब सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं सुनने को मिल रही है, तो वे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भाषा विकास देरी से हो पाता है। तो दोस्तों, ये है श्रवण दोष वाले बच्चों में कौन से विकास में देरी पाई जाती है? तो भाषा विकास में देरी पाई जाती है, भाषा विकास में। ठीक है, भाषा विकास में देरी पाई जाती है। उसके बाद देखिए 226, 226 प्रश्न, अंक गणितीय शब्दों में समस्या होने की अक्षमता क्या कहलाती है? अब ऐसा नहीं है कि अंक गणित जैसे नहीं आती है या गणित नहीं आती है तो उसे अक्षमता आ गई, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है अंक गणितीय यानी कि शब्दों में समस्या होने की अक्षमता, उसने स्पेसिफिक बोला है, वह अक्षमता जो अंक गणितीय शब्दों में समस्या होती है तो वह अक्षमता क्या कहलाती है? यानी कि अब अंक गणितीय आ गया। ठीक है। अब तक हमने जो अधिगम अक्षमता के प्रकार पढ़े थे, जिसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्थीमिया, अप्रेक्सिया, अफेजिया, लेक्सिया। अब देखिए दोस्तों, उसमें क्या था, हमने गणना संबंधित समस्या जो था, गणना संबंधी विकार था, उसे हम क्या कह रहे थे, डिसकैल्कुलिया। ठीक है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन, अगर यहाँ पर गणना संबंधी समस्याएं किस स्थिति से संबंधित है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, गणना संबंधी विकार। ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको विकार या अक्षमता या दोष बताएगा, तब आप उसको बता सकते हैं, अधिगम अक्षमता का प्रकार आ जाएगा। तो अंक गणितीय यानी कि गणना संबंधी समस्या, और गणित की समस्या किससे होती है? जिन बच्चों को डिसकैल्कुलिया होता है। ठीक है। डिसकैल्कुलिया। ठीक है। अंक गणितीय शब्दों में समस्या होने की अक्षमता डिसकैल्कुलिया कहलाती है, जो गणित या गणना संबंधी विकार, गणना संबंधी विकार। ठीक। उसके बाद प्रश्न देखिए दोस्तों 227 यानी कि 227 प्रश्न देखिए, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण
उपकरण विद्यमान होता है। और ये किसने कहा है कि बच्चे जन्मजात भाषा अर्जित करते हैं या वे जन्मजात से ही भाषा ग्रहण करने का अपने ऊपर पूरा पूरा हक या अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा ये किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान रहता है। तो किसने कहा है? कहा है दोस्तों चॉम्स्की ने, चॉम्स्की। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 228, 228 प्रश्न नंबर कह रहे हैं औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इंटेलिजेंट क्वोटिएंट पाई जाती है। बुद्धि लब्धि कितनी पाई जाती है या कितनी होती है, या कभी कभी होगा आपको उसमें क्या है कि 110 से 120 दे देगा या 90 से 100 दे देगा या उससे कम दे देगा। माइल्ड मॉडरेट किसी का भी आपको इस तरह उसमें डालकर दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए औसत बुद्धि, अल्पतम बुद्धि और अल्प बुद्धि कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख लीजिए जाके। औसत बुद्धि वाले बच्चे यानी कि जो एवरेज जिनका इंटेलिजेंट होता है, तो वह उन बालकों में कितनी बुद्धि लब्धि पाई जाती है? तो पाई जाती है 90 से 109। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 229, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। लिख देती हूं, आप एक बार इसको लिखते जाइए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, और कुसमायोजन का निराकरण करना। कुसमायोजन उसे कहेंगे जो भी किसी स्थिति में समायोजन नहीं होने दे रही है तो उस स्थिति को निराकरण यानी कि निकाल देना। ठीक है, यानी कि समायोजन स्थिति को बढ़ाना और कुसमायोजन स्थिति को निराकरण यानी कि निकालना, और बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना किसका? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। उसके बाद 230 देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बालकों या बच्चों को प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि जो बच्चे विद्यालय आने में असमर्थ हैं, ठीक है, या जो बच्चे विद्यालय आने से वंचित रह जाते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है। तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति जिनकी नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती? कारण उसका हो सकता है विद्यालय संस्थान, शिक्षण संस्थान घर से बहुत ज्यादा दूर हो, ठीक है, या उनके पास कोई संसाधन उपलब्ध ना हो, ठीक है, धन की हो सकती है कभी, उनके पास धन अभाव हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बालों को अगर प्रोत्साहित करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। आवासीय यानी कि हॉस्टल प्रोवाइड करना बच्चों को। उसके बाद देखिए 231, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? यानी कि प्राइमरी क्लास में जब एक्टिविटी चल रही है तो उसका क्या अर्थ है? ठीक है, कक्ष के संदर्भ में तो क्या होगा? जब एक्टिविटी चल रही होगी तो क्या क्या होगा, उसमें किस तरीके से सक्रिय बद्धता हो रही है? तो देखिए इसका अर्थ है दोस्तों जांच पड़ताल। नोट कीजिए इसको, जांच पड़ताल करना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रश्न पूछना, ठीक, और वाद विवाद करना।
चल रही है तो उसमें क्या है, जांच पड़ताल हो रही है, शिक्षक देख रहा है कि बच्चा कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, कर रहा है, कैसे कर रहा है या क्यों नहीं कर पा रहा है, बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, यानी कि एक सक्रिय बद्धता की कक्षा शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बाल विवाद हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वाद विवाद में अपनी बातें रखना, अपनी बातें पूछना, हर बच्चा को अवसर प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो गया, ये एक सक्रिय बद्धता कार्यक्रम चल रहा है, या कक्षा में सक्रिय बद्धता रूप से शिक्षण कार्य चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 232 देखिए प्रश्न नंबर 232, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। देखिए कितने घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब तक के जितने भी मैंने क्लास किए हैं 20 प्रश्नों में कई बार हमने ये प्रश्न कर रखा है बाल केंद्रित शिक्षा का, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का। तो दोस्तों इसमें देखिए कितने घुमा फिरा के प्रश्न पूछे गए हैं। हर प्रश्न को आप हर क्लास में देखना, हर प्रश्न का पूछने का तरीका अलग रहा है। तो दोस्तों देखिए शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बालक की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य या अर्थ है बालक की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उसके बाद देखिए 233, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह किस शिक्षा को इशारा करता है, यानी कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। इसका मतलब पहले देख लीजिए बच्चों से क्या सीखना है हमने। अगर हम बच्चे किसी भी टीचर, कोई भी टीचर है किसी भी स्टूडेंट को एक क्लास में एक्टिविटी करा रहा है या शैक्षणिक कार्यक्रम दे रहा है या पाठ योजना बना रहा है या पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हमें बच्चों से सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब नहीं है वे हमें पाठ्य वस्तु बताएंगे, उनसे सीखना है कि वे कैसे सीखते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी रुचि किसमें है, उनकी अधिगम शैली क्या है। तो इसलिए अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। ये शिक्षक है किस शिक्षा को इशारा देती है, यानी कि किस शिक्षा को इंडिकेट कर रही है, तो वह शिक्षा जिस शिक्षा में हम बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की रुचि और बच्चे की क्षमता अनुसार, ठीक है, ध्यान देते हैं। और तो वह शिक्षा कौन सी कहलाती है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 234 वह क्षमता जिसमें छात्र अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं क्या कहलाती है। अब देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी से है। वह अक्षमता जिसमें छात्र अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, यानी कि अधिगम अक्षमता में जो बच्चे हैं वे अधिगम के कुछ पक्षों में, जैसे कि पढ़ना, लिखना, ठीक है, भाषा, तो कुछ पक्षों में करते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजों में। तो उनके जो कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं वह अक्षमता क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन बनाया उन्होंने, वह अक्षमता जिसमें छात्र अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। जब आपको अधिगम शब्द दिख जाए तो समझ लेना लर्निंग डिसेबिलिटी से और छात्र अधिगम के कुछ पक्षों में, यानी कि सीखने से संबंधित कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, वह अक्षमता क्या कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। अधिगम अक्षमता। और ये जो कहा है ना इन्होंने, ये एक परिभाषा किसी ने दी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अधिगम अक्षमता की परिभाषा से ये प्रश्न बनाया आपका, किसी ने, मैंने ये पढ़ा है और उन्होंने कहा है कि अधिगम अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिसमें छात्र अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करता है, ठीक है, किसी की परिभाषा है ये। उसके बाद देखिए 235 प्रश्न, विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई। विलियम जेम्स ने जो मनोविज्ञान के सिद्धांत की पुस्तक लिखी थी तो वह कब प्रकाशित हुई, तो वह कब हुई दोस्तों, 1890 में।
अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मनोविज्ञान के सिद्धांत की पुस्तक किसने लिखी है, तो किस उसके प्रतिपादक क्या है, तो विलियम जेम्स। ठीक, उसके बाद देखिए 236 प्रश्न, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना किस अवस्था में बढ़ जाती है, तो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना दोस्तों किशोरावस्था में बढ़ जाती है, किशोरावस्था में। नोट कर लीजिए इसको अभी। फिर है 237 प्रश्न, देखिए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो है चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, कैसे सिखा सकते हैं। अगर हमें बच्चे को उसकी लर्निंग ऑफ स्टाइल पता हो कि किसके द्वारा वह जल्दी सीखता है, तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम शैली या सीखने की शैली, सीखने की शैली, लर्निंग ऑफ स्टाइल। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 238 प्रश्न, देखिए चिंतन में क्या क्या शामिल है, यानी कि जब हम चिंतन करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों कल्पना, किसी भी चीज का चिंतन करते हैं कल्पना। उसके बाद हमारे मन से एक अभिव्यक्ति निकलती है जिसे कहते हैं हम भाषा। उसके बाद हम बनाते हैं उसकी संकल्पना और उस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा प्रतिज्ञप्ति। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। चिंतन की प्रक्रिया क्या है, तो चिंतन की प्रक्रिया को क्रम से लगाइए। तो ये प्रश्न कल्पना, भाषा, संकल्पना, प्रतिज्ञप्ति, आप इसको नोट कर लीजिए क्रम में। उसके बाद देखिए दोस्तों 239, देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है। अनुकूलन का मतलब क्या है, एक परिवर्तन। ठीक है, अनुकूल करना, किसी भी कार्य में सक्रिय या सहायता के लिए अनुकूल करना। अब अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है। जब हम अनुकूलन करेंगे तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कार्य करने में कुशल रहेगा, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है, व्यवहार अनुकूलन पर, व्यवहार। ठीक है, उसके बाद प्रश्न देखिए 240, प्रतिभाशाली बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर प्रतिभाशाली, इससे पहले हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा था कि प्रतिभाशाली बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है दोस्तों, सृजनात्मक पढ़ा था हमने, सृजनात्मक चिंतन किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए प्रतिभाशाली बालक में अभिसारी चिंतन पाया जाता है, अभिसारी चिंतन। ठीक है, और सृजनात्मक बालकों में कौन सा पाया जाता है, अपसारी चिंतन। ध्यान रखना इसको। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि आप दो चीज बहुत ध्यान से दीजिएगा। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी वाले टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, किस प्रकार की दिव्यांगताएं पढ़ लीजिए, उनके प्रकार, उनके कॉजेज, उनके टाइप्स वगैरह। दूसरा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन देखते रहिए। बाकी मैं आपको क्वेश्चन सीरीज बहुत ही अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आते रहूंगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए दोस्तों। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ सजेस्ट करना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।